हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। हम जानते हैं क्या कि आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो स्थिर दाब पर आयतन और ताप का फलन होती है। तो इस समीकरण को हम अवकलन कर देते हैं आंतरिक ऊर्जा के साथ। एक बार आयतन के साथ कर दो, एक बार किसके साथ, टेम्परेचर के साथ कर दो। तो डी ई इज इक्वस टू डेल ई, टेम्परेचर के साथ करोगे तो डेल टी, किस टेम्परेचर के साथ कर रहे हो तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो तो डी टी, डेल ई डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी स्थिर आयतन पर, किस पर, स्थिर आयतन पर dv इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि स्थिर आयतन पर dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हैं। तो dv इज इक्वल टू जीरो। तो जहां भी dv का टर्म्स होगा, यानी ये टर्म्स, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं लिख सकता हूं de इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम dt। यही तो बचा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, चूंकि डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सीवी होता, यानी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या थी कि स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो हम सीवी लिखते हैं, तो इस टर्म को हम इसकी जगह सीवी पुटअप कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू सीवी डॉट dt। और ये समीकरण कितनी आ गई, तो समीकरण 2 का समाकलन कर दो कंप्लीटली। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का जैसे ही समाकलन करोगे आप तो क्या लिखोगे, dv समाकलन e1 से e2 इज इक्वल टू सीवी कांस्टेंट है, dt का कहाँ से कहाँ तक कर दो, t1 से लेके t2। तो क्या लिखोगे, डेल ई, भाई इसका समाकलन e2 माइनस e1 हो जाएगा। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, e2 माइनस e1 इज इक्वल टू cv डॉट t2 माइनस t1। तो e2 माइनस e1 को डेल ई लिख सकते हैं, cv डॉट t2 माइनस t1 को डेल टी। ये समीकरण आ गया। इस समीकरण से, ये जो समीकरण आई है कौन सी, समीकरण 3, इस समीकरण 3 से हम स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, इससे आगे अगर हम बात करें, चूंकि क्या लिख सकते हो आप, स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा सिर्फ किसके इक्वल होती है, अवशोषित ऊष्मा के। ये पढ़ चुके हैं हम, क्योंकि वहां पे वर्क जीरो होता था। तो डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, जहाँ हमने एंथैल्पी पढ़ी थी वहाँ पढ़ा था, ये टर्म्स आया था। तो डेल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू वी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, सी वी डॉट डेल टी। तो ये जो हमारे पास समीकरण आई है, अच्छा मैं कहीं यूज करूंगा क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डॉट डेल टी, तो आप इस समीकरण को याद रखना। तो यह है स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जूल का नियम। क्या पढ़ेंगे, जूल का नियम। देखो जूल का नियम है क्या, जूल का नियम है डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन। इसको हम बोलते हैं जूल का नियम। क्या बोलते हैं इसको, जूल का नियम।
अच्छा एक बात बताओ, लास्ट वीडियो में हमने सीपी और सीवी का संबंध पढ़ा था, और सीपी और सीवी के जब संबंध हम पढ़ रहे थे तो वहाँ एक ये रिलेशनशिप आया था, और ये रिलेशनशिप किसी गैस के मध्य अणुओं का कितना आकर्षण है उसको मापता है। और हमने वहाँ लिखा था कि आदर्श गैस के लिए ये टर्म्स कितनी हो जाती थी, 0। और फिर वहाँ रिलेशनशिप आया था Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, वो गैस स्थिरांक के बराबर होता है, यानी ऊष्माधारिताओं का जो अंतर है स्थिर दाब और आयतन पर, वो गैस स्थिरांक के बराबर होता था। तो जूल का नियम क्या है, डेल ई अपॉन डेल वी टी का मापन हमें करना है, इसको हम जूल का नियम कहते हैं। अच्छा, जूल का नियम में ये है कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, मैं लिख देता हूँ, स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती। आयतन पर निर्भर नहीं करती, अर्थात यह केवल ताप का ही फलन होती है, और यही किसका नियम है, जूल का नियम। अच्छा, जूल के नियम को समझाने के लिए जूल ने एक अपना उपकरण बनाया। उस उपकरण में क्या लिखा, तो वो उपकरण क्या है, उसने क्या किया, ये लो, ये उसका एक उपकरण है। इस उपकरण में 2 बल्ब लग रहे हैं। एक बल्ब ये है जिसको उसने क्या बोला है, ए, ये एक स्टॉप कॉक से कनेक्टेड है, और ये बल्ब क्या है, बी। ये ठीक, जो ए बल्ब है इसमें क्या भरी हुई है, गैस, और बी क्या है, इसमें एक थर्मामीटर लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टी, और ये एक विडोलक होता है। और इसमें जल भरा हुआ है। ये जूल का एक यंत्र है। उसने क्या किया कि ए जो है इसमें गैस भरी है, बी क्या है, ये खाली है। जब आप स्टॉप को खोलते हो तो ये ए से गैस इसमें चली जाएगी अपना, और जब तक जाएगी जब तक दोनों गैस क्या नहीं हो जाए, बराबर आयतन। और उसने नोट किया कि इसमें जो टेम्परेचर होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले प्रयोग से पहले का टेम्परेचर, बाद में टेम्परेचर जब देखा थर्मामीटर से माप के, तो वो टेम्परेचर क्या था, इक्वल था। और इसको इसने क्या करा, घुमा के मत दिया। अब हम जूल के नियम से अब देखो टेम्परेचर, यानी इसमें अगर हम बात करें तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। भाई टेम्परेचर पहले प्रयोग से पहले और बाद में डी टी क्या हो गया, 0 टेम्परेचर। डब्लू भी क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, डब्लू वर्क भी 0 होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब गैस इधर से इधर जा रही तो इस सिस्टम में कोई ऊष्मा का अवशोषण नहीं किया गया, तो यहाँ Q भी क्या होगा, 0। क्लियर है, तो ये टर्म्स में लिखता जा रहा हूं। अब ध्यान देना, हम एक इक्वेशन लिखते हैं देखो क्या, कि
हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा आयतन और ताप का फलन होती है। क्लियर है? किसका फलन होती है? स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा आयतन और ताप का फलन होती है। तो हम इसके एक बार अवकलन करके देते हैं। तो डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। और ये टर्म्स मैंने क्या लिखी? फर्स्ट। अब मैं आगे लिख रहा हूँ डी ई इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम अभी आपने लिखा था सी वी होता है, तो सी वी डॉट डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर और डी वी। ये समीकरण क्या लिख दी? 2। क्लियर है? अच्छा, ये जो समीकरण 2 है, इसमें जो पहला पद है ये Cv और dt, ताप में वृद्धि से Cv में परिवर्तन होगा। अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करोगे तो Cv में क्या होगा? चेंजमेंट होगा। और जो दूसरा पद है आयतन के परिवर्तन से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इनको हम जूल के प्रयोग से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने अभी पहले बता दी आपको। तो एक बात बताओ, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या लिख सकते हो? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से बताओ। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। अच्छा, वर्क आपने 0 लिख दिया था क्योंकि ये निर्वात में हो रहा था, कोई वर्क हुआ ही नहीं डेली। अच्छा, अब बताओ, W इक्वल टू क्या हो गया? 0 और Q इक्वल टू क्या हो गया? 0। अतः इस समीकरण से डेल E इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ, इस प्रयोग में डी ई इक्वल टू क्या है? 0 तथा डी टी भी क्या है? 0। अतः समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो? बताओ। समीकरण 1 ये रही। इसमें अगर मैं डी टी इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये पूरा टर्म्स 0 हो गया। ठीक, डी ई 0 हो गया तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, ये 0 है तो ये भी 0 हो गया। तो क्या लिखूं? डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी भी क्या रहेगा? 0। तो मैं यहाँ से सीधा ये लिख सकता हूँ डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी भी क्या रहा? 0। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, आयतन पहले इतना था इसका, बाद में कम हुआ, तो चेंजमेंट हो रहा है आयतन में। चूंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, अतः dv डज नॉट इक्वल टू 0। dv 0 नहीं है, लेकिन ये तो क्या रहेगा? 0। तो डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 था, तो ये 0 हो गया। अब ये टर्म्स हमारे पास आई है, तो हम क्या लिख सकते हैं? गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि डी टी इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता।
क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा स्थिर आयतन पर, ठीक है, टेम्परेचर पर। अधिस्थिर ताप आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, अर्थात आंतरिक ऊर्जा ताप का ही फलन होती है। यही किसका नियम है? जूल का नियम। ये किसका नियम है? जूल का नियम। जूल का नियम क्या है? स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करेगी? आयतन पर निर्भर नहीं करती, केवल किस पर डिपेंड करती है? ताप पर। अब ये किसका नियम है? जूल का नियम। और आदर्श गैस के लिए अब एक बात बताओ, आदर्श गैस के लिए जूल के नियम से डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर कितना हो गया? 0 होता है। जबकि वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट इक्वल टू 0। और कैसा मान होता है इनका? यानी देखो, डेल ई अपॉन डेल वी टी कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ये आदर्श गैस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए इसका मान 0 नहीं होता है, 0 से ज़्यादा होता है, यानी ये वैल्यू किस में आएगी? धनात्मक में होता है। और वास्तविक गैसों के लिए जूल का नियम मैं लिख देता हूँ, वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर का जो मान है जूल गुणांक की सहायता ज्ञात करते हैं। और जूल गुणांक जो होता है जूल गुणांक उसको हम म्यू जी से प्रदर्शित करेंगे। और जूल गुणांक होता क्या है? स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर, स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ, किसके साथ? आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? जूल गुणांक। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से म्यू जी इज इक्वल टू स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन नहीं सॉरी स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ, तो ताप में परिवर्तन की दर ये हो, स्थिर आंतरिक ऊर्जा में पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल गुणांक कहलाती है। क्लियर है? तो ये था जूल का नियम। और एक रिलेशनशिप से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल ई माइनस सी वी डॉट म्यू जे। तो इससे हम वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल टी का जूल गुणांक से ज्ञात कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप होगा।